नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट हो या हो ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल, स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज शो में हम करते हैं शामिल। तो आप भी आ सकते हैं कल का बाजार में, अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भेज दीजिए, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर जस्ट आएगा, उसे नोट कर लीजिए 7045220000। इसके अलावा आप हैशटैग आस्क आवाज लिखकर सोशल मीडिया पर अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी। ये शो लाइव जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वहां से हम कुछ क्वेश्चंस शो के दौरान पिक भी करेंगे। आज मार्केट में हुआ क्या, फटाफट से वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद आपके सवालों करेंगे शामिल। संकेत जो थे विदेशी बाजारों से, वो मजबूत इस तरीके से थे क्योंकि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की ओर से डिसीजन आया उसके बाद हमने तेजी यूएस में देखी, लेकिन जैसे जैसे उसके मायने समझ में आए वो तेजी हवा होती चली गई। और इसीलिए एशियन मार्केट्स की शुरुआत हो, भारतीय बाजारों की शुरुआत हो या फिर आज का ट्रेंड हो, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में वो कमजोर ही था। सितंबर एक्सपायरी का आज दिन था, बाजार फिसल कर बंद हुआ। एनर्जी, बैंकिंग स्टॉक्स में बिकवाली रही। फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी में थोड़ी बहुत खरीदारी रही, वो भी सेलेक्टिव। सितंबर के आंकड़ों से पहले ऑटो सेक्टर में भी दबाव था। सेंसेक्स फाइनली 188 अंक गिरकर, निफ्टी 41 अंक गिरकर बंद हुआ। एफआईएस की बिकवाली जारी है, 3600 करोड़ की बिकवाली की है एफआईएस ने। डीआईएस ने थोड़ा खरीदा है 3200 करोड़ के आसपास का। आस्था जैन हमारे साथ मौजूद है हिम सिक्योरिटी से, उनसे पहले ले लेते हैं किराए। आस्था नमस्कार, बताइए बाजार पर क्या व्यू। ग्लोबल मार्केट्स में ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स जो अप्रोच रख रहे हैं उससे तो कॉशियसनेस, घबराहट हम देख ही रहे हैं मार्केट्स में। अब आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो मान के चला जाए कि भी डायरेक्शन थोड़ी नीचे की तरफ ही दिख रही है मार्केट की, और कल के लिए स्पेशली क्या आउटलुक है? जी गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, जिस तरह से मार्केट्स यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं, इनफैक्ट आज भी निफ्टी ने अपने देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के नीचे 200 ईएमए के नीचे यहाँ पे क्लोज दिया है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 16780 का, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी ये ब्रेक होता हुआ शायद नजर आए। तो मार्केट्स अभी भी मुझे वीक ही लग रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप डाउ जोन्स को भी देखेंगे तो वहां पे भी भारी मंदी है। मेरे हिसाब से मार्केट्स अभी भी वीक है। कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते का, तो कोई पोजीशन ना लें। ड्यूरिंग द वीकेंड देखते हैं मार्केट्स में किस तरह के न्यूज़ फ्लो होते हैं और उस पे क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे हिसाब से मार्केट्स में अभी लॉन्ग पोजीशंस लेने की बिल्कुल भी यहाँ पे राय नहीं है। इनफैक्ट अगर कल ये किसी भी वजह से 16,780 के नीचे कुछ समय तक टिकने में कामयाब होता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिलेगी, जो निफ्टी को फर्दर यहाँ पे ड्राइव करेगी। नेक्स्ट लेवल रहेगा 16,750 से लेके 16,660 के भी स्तर हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये मार्केट्स पर आपके लिए व्यू। अब सवालों को कर लेते हैं शामिल बिना देरी किए। और जो पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है सवाल पूछने के लिए, वो हैं छाया शर्मा दिल्ली से। छाया नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहती हैं? हाँ नमस्कार मैम। मैम मेरे पास बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरे पास एसबीआई की 70 शेयर है एट द प्राइस ऑफ 575। ओके, 575 आपका बाइंग प्राइस है। और ये आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं स्टॉक्स? नहीं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया था क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट किया था। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। एसबीआई ऊपर के लेवल्स पे ले लिया बाजार के साथ। ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आया, हालांकि काफी रिवॉर्ड दिया है एसबीआई ने पिछले अगर 2 सालों के खासतौर से परफॉर्मेंस देखें। आस्था, क्या करना चाहिए अब इनको? इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा एसबीआई, थोड़ा ऊपर ले लिया, इसलिए नुकसान भी है। ऑल द व्यू लॉन्ग टर्म का ही है, कंटिन्यू करें इसी के साथ? बिल्कुल यहाँ पे कंटिन्यू ही करना है एसबीआई को। इनफैक्ट मैं ये बोलती हूँ कि 500 के नीचे अगर फिसलता है, 480 के आसपास मिलता है, तो और ज्यादा यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अपनी पोजीशन को यहाँ पे बनाए रखना है, लेकिन समय सीमा यहाँ पे लॉन्ग टर्म रखनी है, मिनिमम 3 महीना। तो इतनी समय सीमा रखें और अपनी पोजीशंस को यहाँ पे कंटिन्यू करें। मेरे हिसाब से 500 का अगर लेवल टूटा तो थोड़ी वीकनेस गहराएगी, लेकिन 480 के आसपास और एक्यूमुलेट करेंगे तो बेहतर रिवॉर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे। तो राय यही रहेगी, बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ एसबीआई में कंटिन्यू करें, जो लिया हुआ है उसको होल्ड करें। 3 महीने की समय सीमा। इनिशियल टारगेट्स एक बार 570 के हमें देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद 620 630 के लेवल भी ये काउंटर दिखा सकता है। ओके, होल्ड करने की सलाह है लॉन्ग टर्म विजन के साथ, यही आस्था का व्यू है। अगला सवाल लेंगे, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ अब राज किशन कालरा मौजूद हैं सहारनपुर से। कालरा साहब नमस्कार, बताइए आपने कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैडम, मेरे पास बीएससी है 350 690 और बीईएल है 750 101 और टेक महिंद्रा 100 1341।
इनका क्या करें मैडम, एवरेज करें या क्या नाम? सभी शेयर्स अभी कुछ स्टॉक्स तो इतना नीचे नहीं है कि एवरेजिंग की जाए, क्योंकि BEL आज था 101 की बाइंग है, 99 पर ट्रेड कर रहा है। BSE 690 की बाइंग है, 600 पर ट्रेड कर रहा है। टेक महिंद्रा 1341 की इनकी बाइंग है। तो नुकसान बहुत मामूली सा जरूर है, लेकिन क्या एवरेजिंग का लेवल है ये? और प्लस तीनों स्टॉक्स को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं बीएससी की यहाँ पे बात करूँ तो वीकनेस लग रही है। इनफैक्ट अगर कल ये किसी भी वजह से 600 के नीचे का क्लोज देता है तो मेरे हिसाब से दिक्कत और ज्यादा यहाँ पे आएगी, क्योंकि स्टॉक फिर सीधा जाएगा 550 के स्तर तक। तो बीएससी में एक चीज ध्यान रख लें कि अभी इसमें कोई भी बाइंग ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट्स हैं वो वीक बने हुए हैं। लेकिन आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो जो लिया है उसको होल्ड करें और ऊपरी स्तरों पर निकलने का प्रयास करें। अभी आप बीएससी लिमिटेड पे स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, 540 का रखेंगे स्टॉप लॉस। लेकिन ऊपर में ये एक बार अगर वापस से आपकी कॉस्ट प्राइस या उसके आसपास आता है 700 710 के आसपास, तो एक बार निकलने का प्रयास करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा सॉलिड काउंटर नहीं है, लेकिन लॉस मेकिंग हो ऐसा भी ये ट्रेड मुझे लगता नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल इनको बने रहना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के व्यू से बने रहिए। इनफैक्ट मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में एक दो आईपीओ डिफेंस सेक्टर से ही आएंगे, और जब इस तरह के आईपीओ आते हैं तो पूरी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनमें भी थोड़ा सा मूवमेंट आने लगता है। लेकिन ये फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे जो आ रहा है वो 87 के आसपास का आ रहा है। बने रहिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। 115 के ऊपर गया तो बढ़िया लेवल्स हमें 125 से 130 के लॉन्ग रन में देखने को मिलेंगे। तीसरा सवाल इनका किस पे था दीपाली? आस्था टेक महिंद्रा पर सवाल है, 1341 की बाइंग है। टेक महिंद्रा में भी मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे 940 का रखना है और टेक महिंद्रा में पोजीशन को बनाए रखे। 1170 के ऊपर अगर ये निकला तो बढ़िया तेजी हमें देता हुआ नजर आएगा 1290 से 1300 के स्तर तक। तो टेक महिंद्रा में भी बने रहना है। ठीक है, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ प्रभात सिंह है कानपुर से। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल। मैम मेरे पास पहला अलेम्बिक फार्मा है, 840 का है, अब नीचे चल रहा है। इन्वेस्टिंग के लिए मैं रख सकता हूँ, तो क्या इसमें मुझे अभी एवरेज करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? और दूसरा विप्रो है, तो वो 530 का ठीक है, विप्रो में खरीदारी कहाँ की है? 530। ठीक है, तो दोनों ही ऊपर की बाइंग है। नुकसान तो है एलेम्बिक में भी, लेकिन फार्मा में एलेम्बिक की नहीं है, बाकी शेयर्स भी सिमिलर नुकसान दे रहे हैं उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने ऊपर के भाव पे खरीदे हैं या बिल्कुल हाइस पे खरीदे हैं 2020 में। अब क्या सजेशन इनके लिए दोनों होल्डिंग्स पर? देखिए, एलेम्बिक फार्मा का चार्ट तो यहाँ पे काफी ज्यादा वीकनेस दिखा रहा है दीपाली। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो ये अपने 52 वीक के लो के आसपास चल रहा है। स्टॉक में यहाँ पे अभी मुझे तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पे एक उम्मीद नजर नहीं आती है। एक काम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लें, रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है। अगर कुछ पॉजिटिविटी वहां मिली तो हो सकता है एक बार स्टॉक चाल पकड़े और ऊपर के स्तर हमें दिखाए जहां पे निकलने के लेवल्स बेटर रहेंगे। सो मेरे हिसाब से और मैं सिर्फ इसी वजह से इनको अभी तो होल्ड करने के लिए सलाह दे रही हूँ। तो रिजल्ट्स का वेट करें 1-1.5 महीने की समय सीमा के साथ और लगा लें स्टॉप लॉस। इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे 500 के आसपास का। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन रिजल्ट्स तक वेट करना है, इसीलिए स्टॉप लॉस भी मैं बढ़ा दे रही हूँ। लेकिन रिजल्ट्स अगर अच्छे नहीं आए तो फिर एग्जिट ही करिए, क्योंकि स्टॉक का चार्ट यहाँ पे काफी खराब हमें देखने को मिल रहा है। तो एलेम्बिक फार्मा में मैं यही सलाह दूंगी कि अभी रुक जाए, लेकिन अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो या रिजल्ट्स खराब हो तो निकल जाए। ठीक है, अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे। विशाल सिंह है अहमदाबाद से। सिंह साहब गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरा 2 पिक है। ONGC है 550 शेयर 131 पे, और टाटा मोटर है 115 शेयर 441 पे। तो इसको एवरेज करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? ठीक है, टाटा मोटर्स 441 की बाइंग है। ONGC आपने खरीदा है 131 रुपए पर। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा दोनों ही शेयर्स में? देखिए, जहां तक ONGC का सवाल है, एवरेज करना चाहिए लेकिन अभी ना करें। एक बार नीचे में आता है तकरीबन यहाँ पे 107 से 108 के आसपास या मोटा मोटी 110 समझ लीजिए, तब एवरेजिंग करें, अभी तो ना करें।
थोड़ा सा और रुक जाए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ वेट करें और स्टॉप लॉस भी चाहे तो 105 के आसपास लगा लें। और एवरेजिंग जरूर करनी है क्योंकि स्ट्रांग है ये काउंटर, बट थोड़ी सी गिरावट के बाद। और फिर जो टारगेट्स हमें ओएनजीसी में देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 140 150 के रहेंगे। टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो टाटा मोटर्स के जो चार्ट है वो यहाँ पे अभी जिस तरह से हमें देखने को मिल रहे हैं, वीकनेस ये चार्ट भी अभी दिखा रहे हैं एवरेजिंग के, लेकिन अभी भी लेवल्स यहाँ पे आए नहीं है। मैं इन्हें थोड़ा और रुकने की सलाह दूंगी। एवरेजिंग का अच्छा स्तर रहेगा 370, तो तब तक रुक जाएं और वहां पे एवरेजिंग करें, अपनी पोजीशन में फिर होल्ड करके रह सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। इन स्टॉक्स पर आप होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को जरूर लगाइए। मोहित गुप्ता है लखनऊ से। गुप्ता साहब नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? नमस्कार मैडम, मेरे पास ग्रेनुअल्स इंडिया के 1000 शेयर है 312 पे। ओके, और आपका होराइजन क्या है इसमें? 1 मंथ। ओके, 1 मंथ का व्यू है। 312 की बैंक 324 पर कर रहा है ट्रेड, तो फिर फायदा तो है फिलहाल। आज था 12 रुपए का, ले ले इस प्रॉफिट को, या 1 महीने के होराइजन से रखें? मेरे हिसाब से रखना चाहिए क्योंकि चार्ट यहाँ पे बहुत बड़े कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं और अमूमन इस तरह के कंसोलिडेशन के अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आते हैं तो बढ़िया रिटर्न देके जाते हैं। 1 महीने की समय सीमा है, तो बिल्कुल यहाँ पे चाहे तो पार्टली, अगर नहीं रुक सकते तो पार्टली ही प्रॉफिट बुक करें, लेकिन पार्टली पोजीशन तो मैं बिल्कुल होल्ड करने की सलाह दूंगी। लेकिन स्टॉप लॉस के तौर पे जो बढ़िया लेवल आ रहा है वो 295 का आ रहा है, तो उसके साथ अपनी पोजीशंस को यहाँ पे कंटिन्यू करें। मेरे हिसाब से अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो 360 से लेके 400 के स्तर भी हमें ये काउंटर दिखा सकता है। ओके, ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे। बालचंद्र पारिक हमारे साथ मौजूद हैं वडोदरा से। पारिक जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। नमस्कार नमस्कार। मैंने एसीसी के 175 शेयर्स एट एवरेज कॉस्ट 2608 में परचेस किए हैं और बिरला सॉफ्ट 646 शेयर्स है मेरे पास, वो एवरेज कॉस्ट मेरी 428 है, तो वेदर शुड आई सेल और होल्ड इट? ठीक है, तो एसीसी 2608 की बाइंग है और आपने बताया बिरला सॉफ्ट में बाइंग है आपकी 428 रुपए की। तो एसीसी में आपको नुकसान हो रहा है 230 रुपए के आसपास का, और बिरला सॉफ्ट भी आपको नुकसान काफ़ी दे रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पर, हाफ से थोड़ा ज़्यादा प्राइस पर अभी कर रहा है ट्रेड। तो आईटी में तो इनफैक्ट हमने बाकी स्टॉक्स का भी ये हाल देखा है। सीमेंट में भी हमने देखा है वापस से खरीदारी ज़रूर आई है, लॉन्ग टर्म के लिए व्यू पॉजिटिव है, बट हायर लेवल की बाइंग वाले इन्वेस्टर्स के लिए दिक्कत है। क्या सजेशन रहेगा आपका दोनों शेयर्स में? जी दीपाली, आपने बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे हायर लेवल के जो बायर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि चार्ट्स अभी थोड़े खराब हुए हुए हैं। सबसे पहले मैं एसीसी की क्वेरी को एड्रेस करना चाहूंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रुके तो बेटर रहेगा स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन आएगा 2230 के आसपास। तो 2230 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो एसीसी में बने रहने की सलाह है। इनिशियल टारगेट्स मेरे हिसाब से इसमें जो देखने को मिल सकते हैं वो रहेंगे 2475 के, यहाँ से 100 रुपए ऊपर के। बिरला सॉफ्ट की अगर हम बात करें तो बिरला सॉफ्ट में भी अभी देखा जाए तो चार्ट्स इतने ज्यादा सॉलिड यहाँ पे भी नहीं है, बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं इसके चार्ट। इनफैक्ट हमने आज भी काफी बड़ी गिरावट देखी थी। मेरे हिसाब से बिरला सॉफ्ट में एक बार स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, लेकिन अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो निकलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इस पे लगाया जा सकता है 260 का, तो 260 के स्टॉप लॉस के साथ बिरला सॉफ्ट को भी होल्ड करने की सलाह है। और ऊपर में अगर यहाँ पे तेजी लौटी तो 340 के स्तर हमें ये काउंटर दिखा सकता है। ठीक है, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है फिलहाल। थोड़ा पेशेंस रखिए, समय दीजिए, नुकसान की भरपाई होने की प्रोबेबिलिटी है। डीके टंडन है हमारे साथ अब और इलाहाबाद से कनेक्टेड है। टंडन जी, गुड इवनिंग, बताइए। गुड इवनिंग मैडम। हमने एमचेक्स ले रखा है, 1282 एवरेज प्राइस है और हम ये चाहते हैं इसको 6 महीने तक हम रख सकते हैं, तो क्या इसको रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए? 6 मंथ्स का व्यू, 1283 की आपकी बाइंग है और आपने 100 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। तो बताइए फिर क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? यहाँ पे सजेशन तो यही है कि अभी चार्ट्स खराब हैं दीपाली, ज्यादा वेट ना करें, 1140 के आसपास के लेवल को क्लोजली वॉच करें और उसी का स्टॉप लॉस रख लें। उसके नीचे क्लोज होता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा
तो ये पार्टली पोजीशन से एग्जिट करें, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है 1140 का। कुछ हफ्तों का लो यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन जब इस तरह के लोस टूटते हैं तो भारी गिरावट का वो आगे संकेत देते हैं। पर अभी रुकना है 1140 के स्टॉप लॉस के साथ एमसीएक्स में। ऊपर में अगर टारगेट्स मेंटेन जो रखने रहेंगे वो इनिशियली 1300 से लेके 1430 के रहेंगे। 1140 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए। 1300 प्लस के टारगेट्स आस्था एक्सपेक्ट कर रही हैं तो होल्ड करने का ही सजेशन है। रुक रहेंगे ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। आप देखते रहिए कल का बाजार। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है फंडिंग विंटर की, यानी कि ऐसा माहौल जहां फंड जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस विंटर में सुनहरी धूप ब्यूटी सेगमेंट में खिली हुई है। पिछले 6 महीनों में जहां पूरी दुनिया मंदी के साए में जी रही है, वहीं भारतीय ब्यूटी स्टार्टअप्स ने अच्छा खासा फंड जुटा लिया है। मिसाल के तौर पर पर्पल, जो बना है देश का 102nd यूनिकॉर्न, कंपनी ने हाल ही में $33 मिलियन का फंड रेज किया। इससे पहले मई के महीने में शुगर कॉस्मेटिक्स ने $50 मिलियन के फंड जुटाए। वहीं वीगन ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्टअप प्लम ने मार्च के महीने में $35 मिलियन का फंड रेज किया है। यानी कि पिछले 4 महीनों में इन कंपनियों ने कुल मिलाकर $100 मिलियन का फंड रेज किया। अब इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर अगर हम नजर डालें तो सबसे आगे इस बिलियन डॉलर क्लब में नायका का नाम आता है। कंपनी लिस्टेड एंटिटी है। $8.8 बिलियन पर दरअसल नायका का वैल्यूएशन इस समय खड़ा है। यही नहीं, पर्पल का वैल्यूएशन हाल ही के फंड रेज के बाद करीब $1.1 बिलियन पर आ गया है। इसके पीछे है शुगर कॉस्मेटिक्स, जिसका वैल्यूएशन लगभग $500 मिलियन पर आका जा रहा है, तो प्लम का वैल्यूएशन लगभग $250 मिलियन पर खड़ा है। इन वैल्यूएशन और इस फंड रेस से जाहिर है कि इस सेक्टर में ग्रोथ का खूब पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल की बात करें तो 2022 यानी कि इस साल में भारतीय ब्यूटी सेगमेंट में तकरीबन $25 बिलियन का मार्केट देखने को मिलेगा। और अगर आप 5 साल आगे बढ़ेंगे यानी कि 2027 में ये मार्केट $33 बिलियन से ज्यादा होगा, यानी औसतन 6% से ज्यादा की CAGR ग्रोथ। अब सवाल यही है, इस तरह की ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए क्या बड़ी कंपनियां आगे रहेंगी या फिर स्टार्टअप्स का शेयर बढ़ने वाला है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है यूनिकॉर्न पर्पल के फाउंडर मनीष तनेजा और साथ ही शुगर कॉस्मेटिक्स की को-फाउंडर विनीता सिंह। आप दोनों का ही स्वागत है। कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को, जहां पर दुनिया भर में और स्पेशली भारतीय इकोसिस्टम में बात हो रही है कि फंड रेज करना बहुत मुश्किल होगा। आप दोनों ने बहुत ही बड़ा फंड रेज किया है और काफी तगड़ा रिस्पांस इन्वेस्टर्स से मिला है। मनीष, कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ यूनिकॉर्न टू। क्या वाकई में मुश्किल था? कुछ फंडिंग विंटर जैसी फीलिंग महसूस किया आपने? फंड रेजिंग इस साल थोड़ा डिफिकल्ट है compared to last 2-3 years. हमारे लिए स्पेसिफिकली उतना डिफिकल्ट नहीं था because of the performance of the business. You know, हमारा बिजनेस ऑलमोस्ट 100% year on year से बढ़ा है from last year to now. So and बहुत ही अच्छे यूनिट इकोनॉमिक्स के साथ बढ़ा है, तो हमारे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था, बट शायद हमारे लिए और भी आसान होता अगर ये फंडिंग विंटर ना होती तो आई एग्री विद यू, देयर इज सम pull back on the investor side. People are holding back on investing. लोग वेट कर रहे हैं कि कैसे इन्फ्लेशन पैन आउट होएगी, कैसे ग्रोथ आएगी अगले 12 से 24 महीने के अंदर। सो थोड़ा सा मैं जरूर मानता हूं कि थोड़ा सा मंदी है कैपिटल मार्केट्स में, जिसके कारण फंडिंग थोड़ा सा स्लो हो रहा है। विनीता, आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने फंड रेज किया मई में? So hi Arshada,
मैं और मनीष, हमारी जो कंपनीज हैं वो हमारी 7 साल हो गए शुगर को। मनीष की कंपनी आई थिंक भी 8-9 इयर्स से है मार्केट में, एंड हमने बहुत सारे साइकिल्स देखी अप्स एंड डाउन्स। एंड एक चीज वो देखी है कि जब फंडिंग विंटर होता है, जब अकाल पड़ जाता है फंड रेजिंग में, तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके लिए एक बेटर माहौल होता है, बिकॉज मनी सिर्फ अच्छी कंपनीज में जाता है। एंड ओवरऑल ब्यूटी अगर देखेंगे एज अ कैटेगरी, तो जैसे हमारा बिजनेस है, इसमें 70% से ज्यादा ग्रॉस मार्जिन है। तो जो कितना बर्न करना है वो एक बहुत केयरफुली कैलिब्रेटेड डिसीजन होता है। तो ऐसे बिजनेसेस जो फंडामेंटल, जहां कैश आ रहा है, यूनिट इकोनॉमिक्स जैसे मनीष ने बोला स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन्स अच्छे हैं, बर्न कम है, ऐसे बिजनेसेस की डिमांड एक्चुअली जब फंडिंग विंटर होती है तो बढ़ जाती है। पिछले हफ्ते नासा ने अंतरिक्ष के कुछ अनोखे नजारे दुनिया के सामने पेश किए। ब्रह्मांड की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई और इन तस्वीरों की खूबसूरती ने ही आवाज एंटरप्रेन्योर को फिर इंस्पायर किया है कि आपके सामने भारतीय स्पेस टेक की झलक पेश की जाए। स्पेस टेक्नोलॉजी में इस तरह की हो रही तरक्की से यूनिवर्स के कई राज सामने निकल कर आ रहे हैं। इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल लेवल की बात कीजिए, 2018 में ये स्पेस इंडस्ट्री $360 बिलियन की थी, जो 2026 तक $558 बिलियन। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आस्था जैन हमारे साथ मौजूद हैं। अब एक सवाल ले लेते हैं। दिलीप कुमार ने कानपुर से भेजा है। मैक्स हेल्थ केयर पर 375 की इनकी बाइंग है, 100 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं। एज्यूम करते हुए आस्था की इनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्या सजेशन होगा? जी बिल्कुल, मैक्स हेल्थ केयर की बात करें तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वीक है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही इनको रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन यहाँ पे आ रहा है 350 के आसपास का। तो 350 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी। और मेरे हिसाब से अगर वापस से तेजी आई तो स्टॉक ऊपर में दिखा सकता है 440 से 450 के स्तर। ठीक है, चलिए, तो ये है आस्था का व्यू मैक्स हेल्थ पर। आप डेफिनेटली होल्ड कीजिए स्टॉप लॉस के साथ, आपके बाइंग से ऊपर फिलहाल ही ट्रेड करते हुए। शुक्रिया आस्था। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? जी हाँ, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे पीएमएस की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकते हैं। धन्यवाद। ओके, चलिए, तो शुक्रिया आपका। सभी क्वेरीज को आपने आंसर किया, अपने व्यूज दिए, थैंक यू। और इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहने के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।